नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और करंट अफेयर्स में हम लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ। एक तो पीआईबी की न्यूज, दूसरी चीज दैनिक भास्कर इसकी न्यूज, और तीसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैनिक भास्कर के बाद यहाँ पे आपको जनसंपर्क विभाग का, जनसंपर्क विभाग की चीजें यहाँ पे मैं कराता हूँ। ये सारी की सारी चीज मैं आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से करा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे, अगर हम बात करें आगे की, सारी की सारी बातें करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया, याद रखना। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी पलक्कड़ ने। किसने? आईआईटी पलक्कड़। और आईआईटी पलक्कड़ कहाँ आता है? केरल में। कहाँ आता है? केरल में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन सीएम है। कौन है? पिनराई विजयन। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। विजयन कौन है? पिनराई विजयन। दूसरी चीज, यहाँ पे लगातार एक विवादित क्षेत्र था मंदिर को लेकर, सबरीमाला माता मंदिर, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है, सबरीमाला माता मंदिर, सबरीमाला माता मंदिर, याद रखिएगा। ये कहाँ का है? याद रख, सबरीमाला मंदिर याद रखिएगा, माता नहीं, सबरीमाला मंदिर याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर याद रखिएगा। तो इसको लेके लगातार ये क्या है, विवादित था, ठीक है ना। महिलाओं को प्रवेश यहाँ पे वर्जित था, ध्यान रखिएगा। कौन सी? सबरीमाला, इसी को लेकर। और एक यहाँ पे फेमस मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर, नाभ मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ का है? ये है केरला का, ठीक है। केरल का पश्चिमी तट किस नाम से जाना जाता है, याद रखना। ये केरल का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या? मालाबार तट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो झील पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? कयाल। क्या? कयाल। क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पे इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या कहा जाता है? कयाल। क्या? कयाल कहा जाता है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐप? टूटोज लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। यह ऐप रेविन टेक्नो सोल्यूशन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री जो है, कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इनको, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। कुछ बातें यहाँ पे आपको देखना है। आईआईटी रुड़की ने के एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में परिवर्तित किया है, ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी रुड़की के एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में क्या कर रहा है? परिवर्तित किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। YD1 लॉन्च किया है, ये सबसे हल्की व्हील चेयर है। किसने? आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। किसने? सॉरी, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा। कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, स्टार लगा रहा हूं इसको, ये स्टार लगा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। कितनी मीटर है? 410 मीटर है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आईआईटी याद रखना। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। कहां पे, याद रखिएगा, ये ट्रैक आईआईटी मद्रास कैंपस में बना है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक वेब ऐप विकसित किया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी खड़गपुर याद रखिएगा, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक वेब ऐप विकसित किया, ध्यान रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त थक्के बनने से रोकने के लिए एक नया नैनोजाइम विकसित किया है। नैनोजाइम किसने विकसित किया है, याद रखिएगा। तो नैनोजाइम किसने विकसित किया है, जो रक्त में थक्का बनाने में क्या करता है, रक्तों को में थक्का ना बने उसको रोकने के लिए किसने विकसित किया है, याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। किसने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। आईआईटी खड़गपुर, हाँ, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण याद रखिएगा, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने। किसने, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। ठीक है, 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है, याद रखिएगा। किसने, 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है, याद रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद और डीआरडीओ ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, याद रखिएगा, मैथ की बात कर रहा है, इंजीनियरिंग की बात कर रहा, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा, साइंस की बात कर रहा, में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी दिल्ली, आप मेंस में भी आप लिख सकते हैं, आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू किया है। तो मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू किया है, आईआईटी दिल्ली ने। किसने, आईआईटी दिल्ली ने। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखना है। चले, एडमोला एडेनले किस देश से संबंधित है, जिन्हें खाद्य एवं शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बहुत इंपॉर्टेंट। एमएस स्वामीनाथन वही हैं जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो चुकी है और 2024 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। कब, 2024 में। याद रखना, कृषि वैज्ञानिक है और इनकी मृत्यु कहाँ, तमिलनाडु में हुई है, ध्यान रखिएगा। किनकी, याद रखिएगा, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, याद रखिएगा, एडमोला एडेनले, एडमोला एडेनले को मिला है, याद रखिएगा। खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है और ये कहाँ की है, नाइजीरिया की। कहाँ की, नाइजीरिया की। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये साइड नहीं हो रहा, थोड़ा सा देख प्लीज, साइड, ये साइड नहीं हो रहा, ये अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। प्रोफेसर हाँ, यहाँ पे देखो, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी, ये इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक किसे मिला है, नितिन गडकरी जी को मिला है, ध्यान रखिएगा। किन्हें, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। ठीक है, इस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक, ध्यान रखिएगा, किसे मिला, नितिन गडकरी को। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं, ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है, गीतांजलि श्री को भी मिला है। किसने, गीतांजलि श्री को मिला है, ध्यान रखिएगा। कलिंग रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। यही धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार याद रखिएगा, लीला अबुलेला, इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें, ध्यान रखिएगा। पेन पिंटर पुरस्कार किसे मिला है, लीला अबुलेला को मिला है। किसे,
लीला अबुलेला को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, ध्यान रखिएगा। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है, ध्यान रखिएगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को मिला है। ठीक है। 2025 का चिंथा रविंद्रन पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रूस का दोस्तोवस्की पुरस्कार किसे मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। किसे? जावेद अख्तर को रूस का दोस्तोवस्की पुरस्कार मिला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड याद रखना, डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ये बालू में क्या है, ये एक तरह के वो आर्टिस्ट है, ध्यान रखिए। सुदर्शन पटनायक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। फ्रेंड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, ऐसे प्रश्न इसमें जिसमें स्टार लगा रहा हूं तो उसको ज्यादा अच्छे से याद रखना। ये स्टार लगा दिया, ये याद रखना, ठीक है। कलिंग पुरस्कार ये याद रखना, कलिंग रत्न पुरस्कार। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को मिला, स्टार लगाना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों ऊपर की ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? विनोद कुमार शुक्ला को मिला। एबल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को मिला है। किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को मिला है एबल पुरस्कार, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार किसे मिला है? इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को मिला है। किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को मिला है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को मिला है। किसे मिला है? गुंटर ब्लोसल को मिला है, याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को मिला है? ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को मिला है। किसे? गुंटर, इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है। प्रिट्जर पुरस्कार लियू जियाकुन को मिला है। प्रिट्जर पुरस्कार लियू जियाकुन, याद रखना, जिया को मिला है। कैसे? लियू जियाकुन, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम को बिरला को मिला है। कुमार मंगलम बिरला को मिला है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। किसे? सोनू सूद को किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो सोनू सूद को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को यह सम्मान दिया है? सोनू सूद को दिया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। यहां पे देखें, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है, ठीक है। मुद्रा नाइजीरिया नाइरा याद रखिए। राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, क्योंकि अभी नाइजीरिया गए थे मोदी जी, याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा राष्ट्रपति इनका याद रखना है। बोला अहमद टिनुबू कौन है? बोला अहमद टिनुबू। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद टिनुबू। टिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किसे किया गया है? टिनुबू साहब ने किया है, ध्यान रखिएगा। किसे से किया है? दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो अलग से ये लिखे गए हैं ना, ये मैंने सारे पॉइंट आपके लिए लिख के यहाँ पे दिए हैं, इसलिए लिख के दिए हैं ताकि आपको चीजें याद होती जाए, ठीक है। तो याद रखना, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला पहला देश बना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे बढ़ते हैं। किस देश में विश्व खेलों के लिए के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? याद रखिएगा, चाइना में। कहां पे?
चाइना में। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो चाइना में याद रखिएगा विश्व के 12वें संस्करणों विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाइना में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो 2025 में विश्व खेल, जिन्हें आमतौर पर चेंगदू 2025 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन जो जे 7 से लेकर 17 अगस्त तक चेंगदू सिचुआन चीन में आयोजित किया गया। बस थोड़ा सा याद रखना, अगस्त में 7 से 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान। आगामी खेल प्रतियोगिता यहाँ पे देखें, T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2026 इंडिया और श्रीलंका में होगा। कहां पे होगा? इंडिया और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, अभी जो 2026। इससे पहले होस्टेड कौन था? यूएसए और वेस्ट इंडीज, जिसमें भारत ने किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराया था, अगर याद आ रहा हो। मैंने कई बार बताया भारत ने किसको यहां पे हराया था, याद रखिएगा। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। किसको हराया था? भारत ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया था, याद रखिएगा। आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में। आईसीसी वोमेन क्रिकेट 2000 वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कहां पे आयोजित किया जाएगा? इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान में, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी जो अभी आयोजित की गई थी, कहां पे? याद रखिएगा यूएई एवं पाकिस्तान। कहां पे? यूएई एवं पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025, ये कहां? इंडिया में। फीडे चेस वर्ल्ड कप, याद रखिएगा कहां पे? 2025 इंडिया में, ठीक है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीफा वर्ल्ड कप होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। और फीफा वर्ल्ड कप कहां पे आयोजित किया जाएगा? याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किया जाएगा। कहां? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मतलब यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप, याद रखिएगा 2027 ब्राजील। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2027, याद रखें। वोमेन वाला कहां होगा? ब्राजील में। जबकि पुरुष वाला, याद रखिएगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 17वें मेंस एशिया क्रिकेट कप कहां पे? यूएई में। 17, याद रखना 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप कहां? यूएई में। ये सारे के सारे बिंदु आपको, ये जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये आपको याद करते चलना है, ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। और सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इन सब चीजों से। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर कारी घोषित किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। और इसका हेडक्वार्टर, याद रखना, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है? याद रखिएगा हेपेटाइटिस डी। किसने? याद रखिएगा किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है? याद रखिएगा हेपेटाइटिस डी को। और ये एक वायरस जनित बीमारी है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस के एक रूप हेपेटाइटिस डी कैंसर कारक घोषित कर दिया। समय पर इलाज न होने पर यह जानलेवा भी हो सकती है। WHO के अनुसार हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से संबंधित गंभीर लीवर रोग, याद रखिएगा, इससे लीवर रोग या लीवर कैंसर का कारण दुनिया में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हेपेटाइटिस डी क्या है? याद रखना, हेपेटाइटिस डी वायरस एक दुर्लभ एवं खतरनाक वायरस है जो ये लीवर को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। याद रखना, ये वायरस जनित बीमारी है, ध्यान रखिएगा। यह वायरस केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके शरीर में पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद होता है।
मतलब ये हेपेटाइटिस डी उनको प्रभावित करता है जिनके पास हेपेटाइटिस बी पहले से मौजूद होता है, याद रखना। हेपेटाइटिस डी से बचाव कैसे करें? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अवश्य लगवाएं, यही हेपेटाइटिस डी वायरस से बचाव है का सबसे बड़ा प्रभावी तरीका। टैटू या इंजेक्शन हमेशा स्टरलाइज उपकरणों से ही करवाएं, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं, ये सारे के सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। इस्तेमाल की हुई सुई और ब्लेड का इस्तेमाल ना करें, जो पहले से इस्तेमाल की हुई सुई है वो एवं ब्लड उसका इस्तेमाल ना करें। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? याद रखिएगा, यहाँ पे अनंतनाग रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर घाटी में याद रखना, मेन कश्मीर घाटी लगातार ये चर्चा में रहता है, ठीक है। और कश्मीर घाटी याद रखना किसके किसके बीच है? महान हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के बीच ही स्थित है। महान हिमालय और किसके बीच है? याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। पीर पंजाल, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। पीर पंजाल श्रेणी के बीच है कौन सा? याद रखना कश्मीर घाटी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, कश्मीर घाटी याद रखिएगा, आपको पता है केसर की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। केसर की खेती के लिए ये जाना जाता है, प्लस यहाँ पे सेब की खेती भी की जाती है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसे करेबा कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे कश्मीर घाटी में क्या पाया जाता है? करेबा। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान देना है। तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? कश्मीर घाटी में। चले आगे। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुआ है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पे किया गया है? ये याद रखना, क्योंकि जल विद्युत परियोजना से करंट में बन सकते हैं क्वेश्चन। सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। ये बिंदु विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पदक, और दूसरे नंबर में राष्ट्रीय ओडीओपी में कौन है? मध्य प्रदेश। ये मैंने पढ़ाया था अगर याद आ रहा। दूसरे नंबर पर याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर हमने रजत पदक प्राप्त किया, अगर याद आ रहा हो। दूसरे नंबर पे एमपी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर में ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ध्यान रखिएगा। हाँ, आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने। नलिन प्रभात क्या बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को यहीं पे सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। सोनमर्ग सुरंग कहाँ? सोनमर्ग गुलमर्ग याद रखना। यहाँ पे ये घास के शीतोष्ण घास के मैदान है, ध्यान रखिएगा। तो ये सोनमर्ग कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड्ड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल कहाँ किया है? याद रखिएगा, ये कहाँ पे किया है? भारतीय रेलवे ने भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड्ड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल कहाँ किया है? याद रखिएगा, ये कहाँ पे किया है? ये जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया गया है। जल परिवहन सेवा शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया गया है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में। और ये डल झील में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। मतलब याद रखना, जो पीएम विश्वकर्मा योजना आई थी, याद रखना 17 सितंबर 2023 को आई थी। तो ये योजना लागू करने वाला, याद रखना, पहला राज्य कौन सा बना है? केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर बना है। कौन? जम्मू कश्मीर बना है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कबकयानों
ने माउंट किलिमांजारो पर सफल, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, या अरुणाचल प्रदेश के, कल मैंने बता दिए थे, ये पॉइंट को बता दिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आजादी के 14 साल बाद देश में शामिल हुआ था दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी का जश्न मना रहा था, तब दादर एवं नगर हवेली पुर्तगाल के कब्जे में थे। ठीक है, और याद रखिएगा कहाँ पुर्तगाल के कब्जे में था दादर एवं नगर हवेली, इस बात को आपको ध्यान रखना। 1961 में ये क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था पूरी तरह से। किसे, यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा था, बस इतना याद रखना, यहाँ पे किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। 1961 में बना दादरा एवं नगर हवेली अधिनियम 11 अगस्त 1961 को, ये याद रखना 10वां संविधान संशोधन से बना, ये लिखा है, ये लिखा है 10वां संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 7वां केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था, ये 10वां संविधान संशोधन किया गया था, इसमें पुर्तगालियों का यहाँ पे कब्जा था, बस इतना याद रखना। और फाइनली याद रखिएगा यहाँ पे दादर एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बन चुके हैं। यह नया प्रशासनिक ढांचा 26 जनवरी 2020 को लागू, मतलब दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप को इकट्ठा कर दिया गया है, याद रखिएगा, और इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। और ये कब घोषित किया गया, एक साथ याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को। कब, 26 जनवरी 2020 को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 70,000 करोड़ रुपए के पार, एक साल के अंदर 4 पायदान की छलांग। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। साल 2024-25 में आंकड़ा के मुताबिक प्रदेश का निर्यात बढ़कर 70,256 करोड़ रुपए हो गए। थोड़ा ध्यान रखिएगा कितना बढ़ा है, लगभग 70,256 करोड़ रुपए बढ़ गया। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 6% बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने, लगभग 6% बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा किसका एक्सपोर्ट हुआ है, याद रखिएगा, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर में विस्तार देखने को मिला। फार्मा याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर का यहाँ पे विस्तार देखने को मिला है। इंदौर, देवास और पीथमपुर से 11,968 करोड़ रुपए का फार्मा निर्यात हुआ, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को गया। इसमें फार्मा, जो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हमने सबसे ज्यादा फार्मा निर्यात किया है, और किसको निर्यात किया है, अमेरिका को निर्यात किया है। किसको, अमेरिका को निर्यात किया है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चीजें इकोनॉमिक सर्वे में भी दी हुई है, इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मशीनरी और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों ने 25% का योगदान। एक्चुअली में ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं। आप जैसे मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट वाला टॉपिक अगर पूछे, तो आप इन डेटा को यूज करके आप उत्तर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, फाइनली ये आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ये पूछेगा कि सर्वाधिक फार्मा निर्यात भारत ने किसको किया है, किस देश को, तो याद रखिएगा किसको किया है, अमेरिका को। किसको, अमेरिका को। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और जो कि आपके लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन आधारित पशु चारा बांग्लादेश और अन्य देशों में भेजा गया, मतलब जो सोयाबीन आधारित है चीजें हैं, वो कहां पे भेजा गया, बांग्लादेश में भेजा गया। ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा आप देख सकते हैं। धार, इंदौर के साथ रायसेन, सीहोर में भी अच्छा एक्सपोर्ट, मतलब सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है तो इंदौर हो गया, धार हो गया, रायसेन हो गया, और सीहोर, इन बेल्ट से ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, औद्योगिक केंद्र हैं। ये बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। चले, ये मेंस के दृष्टि से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप इसको पुट अप कर सकते हैं, इस डेटा को, और आप ये याद रखिएगा, एक आध नंबर ज्यादा ले पाएंगे दूसरे से अगर आपने इन डेटा को यूज कर लिया। चले आगे। सूफिया फारूकी, ये तो कल बता दिया था, इन्होंने शायद वापस से वो कर दिया, अटैच कर दिया था, कोई बात नहीं, एक बार और याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सूफिया फारूकी मध्य प्रदेश जनगणना निदेशक हैं, और भारत के कौन है जनगणना निदेशक, मृत्युंजय कुमार, ये भी याद करो, इंपॉर्टेंट है। भारत के मृत्युंजय कुमार, मृत्युंजय कुमार, या ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत के कौन है, मृत्युंजय कुमार। ये सारे के सारे पॉइंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जनगणना होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आपको
मुझे लग रहा है कि 2026 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दो में एक आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों है कि जनगणना लगातार चर्चा में है और 2027 में जनगणना, डिजिटल जनगणना होने वाली है, 2 चरणों में होगी। ध्यान रखिएगा, कितने चरणों में? 2 चरणों में। ये सारे के सारे बात आपको ध्यान रखना है। सूफिया फारूकी मध्य प्रदेश की जनगणना निदेशक बनी है, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं 2009 बैच की, इनको जनगणना निदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा किसको किसको बनाया गया है, याद रखना, सूफिया फारूकी। चले आगे। अच्छा, ये चेंज नहीं हुआ क्या? ये चेंज नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। ये शायद रिपीटेशन है, कल मैंने उसे पढ़ा दिया था, ये रिपीटेशन है। अच्छा, ये है, ओके ओके। ये क्या है यहाँ पे? अच्छा, शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। लगातार आवास मतलब मध्य प्रदेश सरकार लगातार क्या है, लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो शहरी आवास योजना 2.0, ध्यान रखिए, शुरू कर दिया गया है और ये लगातार लोगों को क्या है, मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसके तहत। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। वैसे शहरी आवास योजना के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि 2024 तक मैक्सिमम लोगों तक क्या है, शहरी आवास योजना के तहत क्या है, मकान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। अरे ये कटा है, ताप्ती रिजर्व, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये लगातार चर्चा में है। ताप्ती रिजर्व बेसिन, रिजर्व बेसिन, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपसे ये प्रश्न पूछेगा, ताप्ती रिजर्व बेसिन किन दो राज्यों के बीच है? तो पहले तो याद रखना, एमपी और महाराष्ट्र, बस इसका लाभ दो ही राज्य लेंगे, एमपी और महाराष्ट्र लेगा। दूसरी चीज याद रखना, ये ताप्ती रिजर्व बेसिन सबसे ज्यादा कहां पे मतलब किस राज्य को इसमें लाभ मिलेगा? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र को मिलेगा। याद रखना, एमपी को मत कर देना। दूसरी चीज, ये ताप्ती रिजर्व बेसिन क्या है, याद रखना, भू रिचार्ज, भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए, भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, रिचार्ज। अब ये मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ये आपसे ताप्ती रिजर्वेशन, हो सके आपसे मेंस में 7 मार्कर भी पूछ ले, हो सके 2 मार्कर भी पूछ ले, हो सके 10 मार्कर भी पूछ ले, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों के बीच है। याद रखिएगा, ये 2 राज्यों के बीच है ताप्ती रिजर्व बेसिन, महाराष्ट्र और किसके बीच है? मध्य प्रदेश के बीच है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप, और ये जो रिजर्व बेसिन बनाया जा रहा है, इसके आसपास जो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अंतरराज्यीय लकड़ी लकड़ी तस्करी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, ठीक है। यहाँ पे वन मंडल लगातार निगरानी कर रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। बैतूल को मिला प्रदेश का पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखना, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है, याद रखना, बैतूल में। और ताप्ती रिजर्व रिचार्ज बेसिन, रिजर्व ताप्ती रिजर्व या रिचार्ज बेसिन, याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में धार प्रथम, मध्य प्रदेश में धार जिला निर्यात में प्रथम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको ऑप्शन में इंदौर भी देगा और धार भी देगा, तो आपको धार लगाना है। मध्य प्रदेश धार जिला निर्यात में प्रथम स्थान, मतलब अगर निर्यात की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में धार जिला प्रथम स्थान पर निर्यात में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। यहां 17,830 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जबकि इंदौर में 13,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, मतलब ये दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, धार यहाँ पे निर्यात के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल उत्पाद को निर्यात करने में इंदौर आगे है। थोड़ा यूनिक चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम में, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा मिलेगा, या आपको इकोनॉमिक सर्वे जो 2024 का आया है अभी, तो उसको देख, उसको जरूर पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि, इनको ये सबसे कम उम्र में इनको फांसी हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान, 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी। ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये अभी था नहीं, हाँ,
एमपीपीएससी 2025-26 प्री क्रैश कोर्स याद रखिएगा। यहाँ पे ये सारे के सारे चल रहे हैं क्लासेस, और यहाँ पे सारी की सारी चीजें हो रही है। आप सभी लोग क्लासेस ज्वाइन करें स्पेक्ट्रम आईएएस, और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कौन से नंबर, ये नंबर पे। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही हैं। आप सभी लोग क्लासेस ज्वाइन करें। और आपने देख भी लिया होगा, सारी की सारी चीज आपको व्यवस्थित तरीके से मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।